कथा क्रमांक 8। गांठ खोल देखी नहीं। देखो, मैं तुम्हें 2 लाल सौंपे जा रहा हूँ, इन्हें संभाल के रखना। यह कहते हुए जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी सेठ जवाहर लाल ने अपनी पत्नी की हथेली पर जब एक लाल रखा तब वह आश्चर्यचकित होती हुई बोली, दो दो कहाँ है? यह तो एक ही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? तुम तबीयत की बात करती हो। तबीयत तो अब क्या ठीक होगी। अब तो भगवान जितना जल्दी उठा ले उतना ही अच्छा है। आप कैसी बात करते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, डॉक्टर साहब कह रहे थे। छोड़ो तुम इन डॉक्टरों की बातों को। वे तो तब तक यही कहते रहेंगे जब तक मरघट पर ही ना पहुंच जावे। लगता है आप बहुत निराश हो गए हैं। व्यर्थ की चिंता में अपनी यह हालत कर ली आपने। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है। अपने इस लाल की चिंता है। क्या चिंता करना इन लालों की? ये तो आपने हजारों कमाए हैं और हजारों ही गंवाए हैं। ये तो हाथ के मैल हैं। जब तबीयत ठीक हो जावेगी फिर हजारों कमा लोगे। आप जैसी निगाह वाला, आप जैसा पारखी, अनुभवी है कोई जयपुर में? जाने भी दो इन बातों को। क्या रखा है इन बातों में? बुद्धिमत्ता और अनुभव का कमाई से कोई संबंध नहीं है। कमाना और गमाना तो पुण्य पाप के खेल हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम ही बताओ, जब मैं अपने गांव से जयपुर आया था तब लोटा डोर लेकर आया था। क्या था मेरे पास उस समय? ना घर, ना द्वार, ना पूंजी, ना अनुभव। बुद्धि का विकास भी तो इतना नहीं था जितना अब है। पर उस समय जहाँ हाथ डाला सफलता ही मिली। उस समय मिट्टी को यदि छू लेता तो वह सोना बन जाती। पर आज सोने को छूता हूँ तो मिट्टी बन जाता है। कहाँ गई चतुराई और अनुभव? अनुभवहीन अनाड़ी ने जो कुछ कमाया था, चतुर अनुभवी ने वह सब कुछ देखते ही देखते गंवा दिया है। अब मेरे पास मात्र ये 2 लाल बचे हैं, जिन्हें सौंपकर शांति से मरना चाहता हूँ। घबराती हुई सेठानी बोली, क्या आपकी दृष्टि सचमुच विकृत हो गई है? एक को बार बार 2 बताए जा रहे हो। सेठानी बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मृत्यु समीप आने पर दृष्टि विकृत हो जाती है। 1 के 2 और 2 के 4 दिखने लगते हैं। सेठ जी की ना तो दृष्टि ही विकृत हुई थी और ना बुद्धि ही। पर वे अंतिम सांसें अवश्य गिन रहे थे। उनकी अंतिम घड़ी अवश्य आ गई थी। उन्होंने बुढ़ापे में उत्पन्न अपनी इकलौती संतान चेतनलाल को बुलाया और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोले, सुनो, जब यह चेतनलाल बड़ा हो जावे तब इसे यह अचेतनलाल संभला देना। इसे व्यापार में पूंजी की कमी ना पड़े, इस विचार से ही मैंने अपनी बची कुची संपूर्ण संपत्ति बेचकर यह लाल खरीदा है। ध्यान रहे, यह बहुत कीमती है। मैं समझता हूँ कि इससे प्राप्त पूंजी से यह अपना व्यापार बहुत अच्छी तरह चला लेगा। ध्यान रखना। कहते कहते सेठ जी सचमुच ही महाप्रयाण कर गए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, गर्दन ढुलक गई, आंखें खुली की खुली रह गई। सुख दुख सहने की जितनी सामर्थ्य नारियों में होती है उतनी पुरुषों में कहाँ। जिस आर्थिक उतार चढ़ाव को सेठ जवाहरलाल नहीं झेल सके और महाप्रयाण कर गए, सेठानी उसके साथ पति के वियोग को भी झेल गई। पुत्र के संरक्षण का जो महान उत्तरदायित्व सेठ जी मरते मरते उन्हें सौंप गए थे,
उसे निभाने में वे तन मन से जुट गई। धन तो उनके पास था ही कहाँ। सेठ जी ने जो कुछ कमाया था वे उसे गंवाकर ही गए थे। जो कुछ बचा था उससे लाल खरीदकर पुत्र को सौंपने का आदेश भी दे गए थे। पुत्र की सुरक्षा के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भार भी सेठानी के माथे था। जो कुछ भी स्थिति थी सेठानी ने उसे भवितव्य जानकर सहज ही स्वीकार कर ली थी। बिना डींग हाके दुर्भाग्य से लड़ने की जितनी क्षमता नारियों में सहज देखी जा सकती है, पुरुषों में उसके दर्शन असंभव नहीं तो दुर्लभ तो हैं ही। नौकरों चाकरों से घिरी रहने और जमीन पर भी पैर न रखने वाली सेठानी सिलाई कढ़ाई करती, बड़ी पापड़ बेलती, पर किसी के सामने हाथ न फैलाती। पुत्र के लालन पालन शिक्षा दीक्षा में उसने कोई कमी न रखी। स्वयं रूखा सूखा खाती, पर पुत्र को कभी कोई कमी महसूस न होने देती। समय बीतते क्या देर लगती है। पुत्र जब कुछ समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं पढ़ना नहीं चाहता, कहीं नौकरी करूँगा। मुँह पर उंगली रखते हुए माँ बोली, बेटा ऐसा नहीं बोलते, जौहरी का बेटा नौकरी नहीं करता। तुम अभी पूरे पढ़ भी कहाँ पाए हो, अभी तो तुमने 10वीं कक्षा ही पास की है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब जौहरी की पत्नी मेहनत मजदूरी कर सकती है तो फिर जौहरी का बेटा नौकरी क्यों नहीं कर सकता। नौकरी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। बेटा नौकरी नहीं, तुम व्यापार करना। व्यापार? माँ, व्यापार बिना पूंजी के नहीं होता। बेटा पूंजी की क्या कमी है अपने यहाँ, कहकर माँ भीतर चली गई। माँ की बात सुनकर वह अचंभे में पड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि माँ क्या कह रही है। हाथ में एक गंदी सी पोटली लिए कुछ देर बाद वह बाहर आई और उसके सामने ही बिना कुछ कहे उसे उस पोटली को खोलने लगी। प्याज के छिलकों की भांति कई परत उतरने के बाद उसमें से एक चमकदार लाल निकला। उसे पुत्र को थमाते हुए बोली, बेटा यह बहुत ही बेशकीमती लाल है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी मुझे यह भी सौंप गए थे। यह भी कह गए थे कि जब मेरा लाल समझदार हो जाए तो उसे यह सौंप देना। इससे प्राप्त पूंजी से वह अच्छी तरह व्यापार कर सकेगा। मैं आज तुम्हें यह सौंपकर निश्चिंत होती हूँ। उनके ऋण से उऋण होती हूँ। तुम इसे बेचकर अपनी पूंजी बनाओ और जमकर व्यापार करो। पिता जैसी ही कीर्ति कमाओ, फूलो फलो। उसने सारे बाजार में उस लाल को दिखाया, पर उनकी आशा के अनुरूप कीमत कोई भी नहीं लगा रहा था। अतः माँ और बेटे ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इसे यहाँ ना बेचकर बम्बई में बेचा जाए तो ठीक रहेगा। वहीं इसकी समुचित कीमत प्राप्त हो सकेगी। जब वह बम्बई के जवेरी बाजार में पहुँचा और एक दो पैड़ियों पर लाल दिखाया तो सभी ने लगभग वही कीमत लगाई जो जयपुर में मिल रही थी। जवेरी बाजार के रंग ढंग से अपरिचित युवक चेतन लाल का अनाड़ीपना छिपा नहीं रह सका। कुछ दलाल तो उसके पीछे आरंभ से ही लग गए थे। वह उनसे भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था कि कुछ गलत तत्व भी पीछे लग गए। अपने चारों ओर घिरे लोगों की संदेहास्पद गतिविधियों से वह सतर्क होने के साथ साथ चिंतित भी हो उठा। हीरालाल पन्नालाल नामक प्राचीनतम पैड़ी के मालिक
सेठ श्री मानिकचंद जी जवेरी भी यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने तत्काल एक मुनीम को भेजकर उसे अपनी पैड़ी पर बुलाया। जब उसने उन्हें लाल दिखाने का प्रयत्न किया तो वे सहज स्नेह से बोले, बैठो, शांति से बैठो, लाल भी देखेंगे, पहले जलपान करो। जवाहरात का व्यापार खड़े खड़े नहीं होता। उन्होंने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से सहज ही उसका मन जीत लिया। पर उसे तो अपना लाल बेचकर घर जाने की जल्दी थी, अतः उसने जलपान करके फिर लाल दिखाया। सेठ जी ने लाल हाथ में लिया, उस पर एक निगाह डाली और उससे पूछने लगे, कहाँ से आए हो? जयपुर से। किसके बेटे हो? तुम्हारी फर्म का नाम क्या है? मैं जवेरी जवाहरलाल जी का पुत्र हूँ। जवाहरलाल जी के? वे तो हमेशा हमारे ही यहाँ ठहरते थे। वे तो हमारे अभिन्न मित्रों में से हैं। इन दिनों बहुत दिनों से नहीं आए, कुछ समाचार भी नहीं दिए। वे क्यों नहीं आए? अच्छी तरह तो हैं। सेठ मानिकचंद जी मानो अतीत में चले गए थे। उन्हें वे दिन याद आने लगे थे जब सेठ जवाहरलाल जी बम्बई आया करते थे तो बाजार में विशेष हलचल मच जाती थी। उनके रुख के आधार पर बाजार में तेजी मंदी हुआ करती थी। अब वे न हाथ में रखे लाल को देख रहे थे और न सामने बैठे चेतनलाल को ही। ना मालूम कहाँ खो गए थे। जब चेतनलाल ने उनके स्वर्गवास की बात बताई तो एकदम होश में आए और अनेक प्रकार से दुख प्रकट करने लगे। खोद खोद कर अनेक बातें पूछने लगे। जब सब कुछ जान लिया तो विचारमग्न हो गए। कभी चेतनलाल को गौर से देखते तो कभी हथेली में रखे लाल को बारीकी से परखते, कभी संसार के स्वरूप पर विचार करते तो कभी जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में सोचने लगते, कभी जवाहरलाल के दुर्भाग्य पर दुखी होते तो कभी अपने दुर्भाग्य पर। उनके चेहरे पर आते जाते भावों को चेतनलाल बारीकी से पढ़ रहा था, पर उनके अंतर तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा था। जब बहुत देर हो गई तो उसका धैर्य टूटने लगा और उसने उनकी विचार श्रृंखला को बीच में ही तोड़ते हुए कहा, सेठ जी, इस लाल की आप क्या कीमत दे सकते हैं? अत्यंत गंभीर स्वर में सेठ जी बोले, मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ जो इस लाल की कीमत चुका सकूं। इस लाल पर तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, पर यह मेरे भाग्य में कहाँ। चेतनलाल को उनकी बातें यद्यपि बहुत अच्छी लग रही थी, फिर भी उसे कुछ अटपटा अवश्य लग रहा था। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि बाजार में तो लोग इसकी बहुत कम कीमत लगा रहे थे और ये अपार संपत्ति के मालिक सबसे बड़े जौहरी इसे इतना कीमती बता रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? कहीं सेठ जी मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? यह विचार आते ही सेठ जी की गंभीरता देखकर इस बात पर विश्वास करने को भी उसका मन तैयार नहीं हुआ। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो हिम्मत करके बोला, मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश? आदेश तो क्या दूँ, पर यदि तुम चाहो तो एक सलाह अवश्य दे सकता हूँ। फरमाइए। अभी सीज़न ऑफ है, इसकी सही कीमत अभी मिलना संभव नहीं है। यदि सही कीमत चाहते हो तो कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी। बरसात निकल जाने के बाद बाहर से व्यापारियों का आवागमन हो जाएगा, तब इसकी सही कीमत मिल सकेगी। तब तक रुकना तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपसे क्या छिपावें, हमारे पास। वह अपनी बात पूरी ही ना कर पाया था कि सेठ जी बोले, बेटा, इसकी चिंता मत करो, हम सब व्यवस्था करेंगे।
नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम जानते हैं तुम जवाहरलाल जवेरी के बेटे हो, किसी का एहसान नहीं ले सकते, यही ना? नहीं, 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 मैं सब जानता हूँ। अरे भाई, 6 माह को तुम हमें ही अपना पिता समझ लो। आप कैसी बात करते हैं? ठीक कहता हूँ बेटा, जवाहरलाल जैसा मेरा भाग्य कहाँ, आप जैसा भाग्यवान। जाने दो, लाल बिकने पर वह सब चुका देना जो तुम तब तक के लिए हमसे ले लो। पिता का मित्र होने से इतना अधिकार तो हमारा है ही। कहकर सेठ जी ने उस लाल को एक तिजोरी में रखकर उसका ताला अच्छी तरह लगाकर चाबी चेतन लाल को दे दी और कहा, इस चाबी को आज ही रजिस्ट्री से अपनी माँ के पास भेज दो। एक स्लिप पर हस्ताक्षर कर इस तिजोरी को सील कर दो। उसके स्नेहपूर्ण व्यवहार से अभिभूत होकर चेतनलाल कुछ भी न बोल सका और सम्मोहित व्यक्ति की भांति उनका आदेश पालन करता गया। सेठ जी ने उसके रहने, खाने पीने आदि की समुचित व्यवस्था करने के बाद पेड़ी के सभी कर्मचारियों को आदेश दिए कि कोई भी माल खरीदा या बेचा जाए, चेतनलाल को दिखाए बिना नहीं खरीदा बेचा जाना चाहिए। समय जाते क्या देर लगती है। बातों ही बातों में 6 माह बीत गए। चेतनलाल की आंखों के सामने से लाखों लाल निकल चुके थे। अब वह एक बहुत अच्छा जौहरी बन गया था। सीजन चालू हुआ। बाहर के व्यापारियों का आवागमन भी चालू हो गया। बाजार अपनी पूरी तेजी पर था। चेतनलाल ने अवसर देखकर सेठ साहब से कहा, अब लाल बेचने का समय आ गया है, हमारा लाल भी बिकवा दीजिए। भाई, अब हम क्या बिकवाएंगे? अब तो तुम स्वयं बहुत होशियार हो गए हो। माँ से चाबी मंगा लो और लाल निकालकर स्वयं बेचो। अनुमति पाकर उसने तत्काल चाबी भेजने के लिए माँ को पत्र लिख दिया। 8 दिन के भीतर चाबी भी आ गई। सेठ जी के कहने पर उसने स्वयं सील तोड़कर तिजोरी खोली और लाल निकाला तो उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। वह तो कांच का टुकड़ा मात्र था। उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। सेठ जी की पैड़ी समुद्र के किनारे ही थी। उसने उस लाल को एकदम समुद्र में फेंक दिया और फूट फूट कर रोने लगा। सारी पैड़ी में सन्नाटा छा गया। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। जब सेठ जी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? तब वह जोर जोर से कहने लगा, आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, कर्जे में डाल दिया। उसकी यह बात सुनकर लोग आपस में अनेक प्रकार की बातें करने लगे। एक ने कहा, सेठ जी ने उस बेचारे का लाल बदल दिया है। दूसरे ने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने अपने हाथ से रखा था, ताला लगाया था, चाबी घर बेच दी थी, तिजोरी सील कर दी थी, फिर स्वयं खोली। तीसरा कहने लगा, यह सब तो नाटक था, आज क्या नहीं हो सकता, तिजोरी बंद की बंद रहे और माल सब गायब हो जाए। चौथा बोला, गायब कहाँ हुआ? पांचवा बोला, बदल तो गया, बदलने और गायब होने में क्या अंतर है? व्यंग करता हुआ छठा कहने लगा, गायब हो जाता तो चोरी पकड़ी ना जाती। अरे, यह सब इतनी चतुराई से किया गया होगा कि फंसे भी नहीं और माल भी। यहाँ सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वहाँ सब कुछ समझते हुए भी सेठ जी समझाते हुए बोले, कैसा झूठ, कैसा धोखा, कैसा कर्जा। विह्वल होते हुए चेतनलाल बोला, इस कांच के टुकड़े को आपने बेशकीमती बताया और मुझे 6 महीने में हज़ारों रुपए देकर अपना कर्जदार बना लिया।
अब मैं आपका कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा? पगले, मैंने तो इस चेतन लाल को बेशकीमती बताया था, सो तू ही बता, जिसे 6 महीनों में ही असली नकली की पहचान हो गई, वह बेशकीमती लाल है या नहीं? अरे, जीवन भर लाल परखने का धंधा करने वाले तेरे पिताजी भी जिसे ना परख पाए, उसे तूने 6 माह में अनुभव से ही परख लिया। तू अपनी शक्ति को तो पहचान। आज तक सबने अचेतन लालों को ही परखा है, चेतन लालों को नहीं परखा। मैंने तो चेतन लाल को ही परखा था, उसकी कीमत बताई थी। आपने मुझसे तभी सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कहा? तब कहता तो तुझे विश्वास ही नहीं आता। जब तक स्वयं परखने की दृष्टि ना हो तो उधार की बुद्धि से कुछ लाभ नहीं होता। यदि विश्वास आ भी जाता तो तू निराश हो जाता, इस ओर बढ़ता ही नहीं, पुरुषार्थहीन हो जाता, जौहरी बन ही न पाता। स्वयं से उद्घाटित सत्य जितना लाभदायक होता है, उतना दूसरों के द्वारा उद्घाटित नहीं। समय का भी अपना एक महत्व है। जब वह कुछ स्वस्थ हुआ तो कहने लगा, इतने अनुभवी मेरे पिता से यह गलती आखिर हुई कैसे? बुद्धि भी भवितव्य का अनुसरण करती है। जब खोटा समय आता है तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। जो तुम आज सोच रहे हो, उस दिन मैं भी तो इसी उलझन में उलझ गया था। लेकिन जो कुछ हुआ सो ठीक ही हुआ। तुम और तुम्हारी माँ इसी भ्रम में तो खड़े रहे। इसका सहारा ना होता तो तुम्हारी माँ ना जाने कब की टूट गई होती। यह सब जानते हुए भी आपने अपने को अभागा और मेरे पिता को भाग्य वाला क्यों कहा था? ठीक ही तो कहा था। उसे तो मैं आज भी सत्य मानता हूँ। क्यों, कैसे? तुझ जैसा चेतन लाल जिसने पाया हो, वह मुझ जैसे संतानहीन से भाग्यवान ही है। तू चाहे तो मुझे भी भाग्यवान बना सकता है और अपना कर्जा भी उतार सकता है। मैं आपको क्या भाग्यवान बनाऊंगा, पर कर्जा अवश्य उतारना चाहता हूँ। कोई उपाय हो तो बताइए। उपाय तो है पर बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि तूने नहीं माना तो? क्यों नहीं मानूंगा? मानेगा तो वचन दे। दिया। मैं अपनी सारी संपत्ति देकर तुझे खरीदना चाहता हूँ, गोद लेना चाहता हूँ, तुझे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। जिस दिन से तुझे देखा उसी दिन से मेरे मन में यही भावना निरंतर प्रबल होती रही है। मानेगा मेरी बात? आपने कहा तो कभी नहीं। मैंने तो अनेक बार कहा, पर तू समझा नहीं, तो मैं क्या करूं? कब? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं सारी संपत्ति देकर भी इस लाल की कीमत नहीं चुका सकता? कहा तो था, बस मैं चेतन लाल की ही कीमत लगा रहा था। अब तो पिछली सभी बातें उसे स्पष्ट होने लगी थीं। वह सोच रहा था कि ज्ञानियों की वाणी का रहस्य भी हम कहाँ समझ पाते हैं। वे जितनी गहराई से बोलते हैं, हम उसकी कल्पना भी तो नहीं कर पाते। सड़कों पर गलियों में घूमते, दर दर की ठोकर खाते चेतन लालों की कीमत आज किसको है? आज तो सभी जड़ रत्नों के पीछे भाग रहे हैं। आज कौन सा घर इन चेतन लालों से खाली है? कमी लालों की नहीं, उन्हें पहचानने वालों की है, संभालने वालों की है। दूसरों की बात जाने दीजिए। हम स्वयं लाल हैं, पर अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। होना तो महत्वपूर्ण है ही, पर जानने पहचानने का भी महत्व है। हम स्वयं ज्ञान के घनपिंड एवं आनंद के कंद हैं, पर अपने को जाने पहचाने बिना कंगाल हो रहे हैं। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान
और आनंद की कंगाली दूर करना है तो अपने आप को जानना होगा, पहचानना होगा। ग्रंथि भेद करना ही होगा, अर्थात मिथ्यात्व की गांठ खोलनी ही होगी। कबीर ने ठीक ही कहा है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भये कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं।